हेलो स्टूडेंट, आप सभी का मस्ट वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं कॉमर्स और आर्ट्स के लिए इकोनॉमिक्स बुक्स 12th क्लास के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं जो एग्जाम में आने का 100% चांस है। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्न स्तरीय वस्तु किसे कहते हैं? निम्न स्तरीय वस्तु किसे कहते हैं? निम्न स्तर में होता है सबसे निचला स्तर। सबसे निचला स्तर का मतलब होता है वस्तुओं में जो सबसे कम क्वालिटी वाला हो, यानी जिसको कोई लोग पसंद ना करे, उसको बोलते हैं निम्न स्तरीय वस्तु। उसका डिफिनीशन होगा, उपभोक्ता की आय बढ़ जाने पर जिस वस्तु की मांग घट जाती है उसे निम्न स्तरीय वस्तु कहते हैं। देखिए, कहने का मतलब है कि उपभोक्ता जब तक गरीब रहता है निम्न स्तरीय वस्तु को खरीदता है, लेकिन उसके इनकम जैसे ही बढ़ जाती है तो वो निम्न स्तरीय वस्तु को खरीदना कम कर देता है। यानी उपभोक्ता की आय बढ़ेगी तो निम्न सबसे पहले कोई वस्तु खरीदना बंद करेगा तो निम्न स्तरीय वस्तु को खरीदना बंद करता है, क्योंकि निम्न स्तरीय वस्तु जो होती है ना अच्छी क्वालिटी की नहीं होती है। निम्न स्तरीय वस्तु में आपके मोटे अनाज के तौर में कच्चे माल आते हैं, ज्वार बाजरा वगैरह आ सकता है निम्न स्तरीय वस्तु में, जो बहुत कम लोग पसंद करते हैं। एक बार और डिफिनीशन देखते हैं, उपभोक्ता की आय बढ़ जाने पर जिस वस्तु की मांग घट जाती है उसे निम्न स्तरीय वस्तु कहते हैं। यानी उपभोक्ता के पास जैसे जैसे पैसा आएगी तो अगर कोई वस्तु का वो त्याग करेगा तो निम्न स्तरीय वस्तु का त्याग करता है। सेकेंड क्वेश्चन है, आर्थिक समस्या को चुनाव की समस्या क्यों माना जाता है? आर्थिक समस्या को चुनाव की समस्या क्यों माना जाता है? देखिए, समस्या जो है वो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में, और समस्याओं को चुनकर अपने अपने पास से दूर किया जाता है ना तो कठिनाइयां कम आती है। यानी देखा जाता है कि सबसे जरूरी समस्या कौन सी है, यानी किसको सबसे ज्यादा जरूरी है अपने पास से हटाना, अपने से दूर करना। उस समस्या को सबसे पहले दूर किया जाता है तो जो प्रॉब्लम आने वाली रहती है वो कम होती है। आर्थिक समस्या को चुनाव की समस्या क्यों कहते हैं? चुनाव के मतलब देखिए, आर्थिक समस्या जो है ना बहुत है, लेकिन उसमें से कुछ ही समस्या को चुनाव करके उसको हटाया जाता है। तो आखिर बोल कहने का मतलब है कि चुनने की समस्या क्यों आ जाती है, यानी आर्थिक समस्या जितनी है वो सबको क्यों नहीं हटाया जाता है, उसमें से कुछ समस्या को चुनकर ही क्यों हटाया जाता है। तो चुनने का जो कारण है, देखिए क्या है, आर्थिक समस्या चुनाव की समस्या है क्योंकि साधन सीमित है। यानी समस्या को चुनाव की समस्या क्यों बोला जाता है? साधन जो है आप लोग का वो सीमित है, कभी भी खत्म हो सकता है। साधन जो है वो सीमित है तो कभी भी खत्म खत्म हो सकता है। तो उसी समस्या को जल्द दूर किया जाता है जो ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, या फिर उस समस्या को देखा जाए, कंपनी जो है उस समस्या को देखती है जिससे पब्लिक को ज्यादा परेशानी होती है, उस वस्तु का उत्पादन करती है। देखिए, जो वस्तु को उत्पादन करने के लिए जो कच्चे सामग्री है, कच्चे संसाधन है, वो एक दिन निश्चित है कि खत्म हो जाएंगे। जो देखिए, साधन जो है वो सीमित है, आवश्यकताएं असीमित है। यह मनुष्य की जो आवश्यकताएं है ना, जरूरतें जो है, जो चाहत है वो असीमित होती है, वो कभी पूरी होती ही नहीं है। मनुष्य की चाहत कभी पूरी हो जाए ऐसी हो ही नहीं सकता है, क्योंकि मनुष्य की चाहत एक पूरी होती है तब तक दूसरे के लिए जरूरत पड़ जाती है, वो पूरी होगी तब तक तीसरी जरूरत पड़ जाएगी। तो मनुष्य की चाहत जो है वो कभी पूरी नहीं होती है। मनुष्य की जो आवश्यकताएं है वो कभी पूरी हो ही नहीं सकती है। आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो साधन है वो सीमित है। तो देखा जाता है कि किस समस्या को जल्द हटाया जाए, यानी जो किस समस्या से पब्लिक जो है ज्यादा जूझ रही है, किससे ज्यादा परेशान हो रही है, उस समस्या को हटाया जाता है। तो आर्थिक समस्या में बहुत सारे समस्या आते हैं। किसी भी देश, कोई भी देश हो, आर्थिक समस्या से जो है वो जूझ रहा है। तो आर्थिक समस्या के अंतर्गत देखा जाता है कि सबसे ज्यादा किस
समस्या को हटाना जरूरी है, तो उस समस्या को चुन लिया जाता है, चुनाव कर लिया जाता है कि इस समस्या को पहले हटाया जाएगा। कहने मतलब है जो एक वर्कर है जो पर डे मानते हैं कि 500 रुपये कमाता है, 500 रुपये पर डे कमा रहा है, लेकिन उसका खर्च जो है 1500 रुपया है। अब 1500 रुपया है लेकिन 500 रुपये पर डे उसका इनकम है, तो 1500 रुपया जो खर्च उसका है, तो देखेगा कि जो हमको संसाधन खरीदना है, जो हमारे जरूरत की वस्तुएं खरीदनी है, तो उसमें से सबसे ज्यादा जरूरी कौन सी वस्तु है, तो जो सबसे ज्यादा जरूरी है उस वस्तु को खरीदेगा। उसके बाद देखेगा कि इससे थोड़ा कम कौन जरूरी है, उस वस्तु को खरीदेगा, कि 1500 तो रुपया है नहीं कि उसकी पूरी जरूरतों को पूरा किया जा सके, उसके पास 500 ही रुपया है, तो 500 में देखेगा कि सबसे ज्यादा यानी किस वस्तु के बिना चलने वाला नहीं है, उस वस्तु को खरीदेगा। उसी तरह है ऐसी कौन सी समस्या है जो सबसे जरूरी है, जिसको हटाना एकदम जरूरी है, तो उस समस्या का चुनाव कर लिया जाता है और उसी समस्या को पहले हटाया जाता है। चुनने की समस्या आती है, साधन सीमित है इसलिए, नहीं तो चुनाव करने की समस्या नहीं आती। अगर साधन असीमित रहता, आवश्यकताएं भी असीमित है, तो फिर चुनने की समस्या जो क्रिएट नहीं होता, क्योंकि साधन भी असीमित रहता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी में देखिए, क्योंकि साधन सीमित है और आवश्यकताएं असीमित है, इसलिए समस्याओं को चुनाव करना पड़ता है कि पहले किसे पूरा किया जाए, यानी किस समस्या को हटाया जाए। यानी समस्या को चुनने के पीछे जो कारण है साधन सीमित होना, यही उसके पीछे कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ति के लोच को मापने की विधियों को बताएं। ये क्वेश्चन आप लोगों का 2021 में पूछा गया है। फर्स्ट क्वेश्चन जो है निम्न स्तरीय वस्तु किसे कहते हैं, ये 2022 में पूछा गया है। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन जो था, आर्थिक समस्या को चुनाव की समस्या क्यों माना जाता है, ये 2021 में पूछा गया था। और ये जो पूर्ति की लोच को मापने की विधियों को बताएं, ये 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। पूर्ति की लोच को मापने की जो विधियां होती है वो दो होती है। फर्स्ट होता है प्रतिशत विधि और सेकेंड होता है ज्योमेट्रिक विधि। पूर्ति की लोच होता क्या है, पूर्ति पहले बोलते किसको है, देखिए इकोनॉमिक्स में देखा जाए ना, पूर्ति जो है ये मांग पे निर्भर करती है, उपभोक्ताओं के मांग पे या फिर वस्तु के रेट पे, मूल्य पर निर्भर करती है। जैसे जिस वस्तु की रेट हाई रहेगा ना, उसकी पूर्ति मार्केट में पूरा स्टॉक पे स्टॉक रहेगा, क्योंकि जिस वस्तु का रेट हाई रहेगा वो वस्तु ज्यादा बिकेगी ही नहीं, और जिस वस्तु की रेट कम रहेगी उसके मार्केट में जो पूर्ति रहेगा वो हमेशा खत्म रहेगा, मिलेगा ही नहीं, स्टॉक हमेशा खत्म रहेगा। तो जो ये पूर्ति की जो लोच है ना, ये वस्तु के मांग और मूल्य पर निर्भर करती है। और इसको जो विधियां है, प्रतिशत विधि है और ज्योमेट्रिक विधि है, दो विधियों से इसको निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाजार की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। ये क्वेश्चन आप लोगों को 2020 में पूछा गया है। बाजार की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। किसी इंसान की विशेषता पूछा जाए, बाजार की विशेषता पूछा जाए, किसी भी चीज की विशेषता यानी उसके अच्छाइयों के बारे में बताया जाता है। तो एक बाजार की अच्छाई क्या होती है, सबसे पहला इसका अच्छाई, पहले क्वेश्चन लिखेंगे कैसे, बाजार की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। लिखने का तरीका, बाजार की विशेषताएं है जो निम्नलिखित है, निम्न नहीं, जितना बढ़ा चढ़ा कर जितना बड़ा वर्ड करके लिखेंगे कॉपी फुल दिखाई देना चाहिए एग्जाम में। तो बाजार की विशेषताएं निम्नलिखित है। सबसे पहला विशेषता है एक क्षेत्र। एक क्षेत्र, अब देखिए बाजार की विशेषता में एक क्षेत्र का मतलब क्या है, किसी मार्केट में आप लोग जाइएगा ना, एक वस्तु का एक क्षेत्र दे दिया गया है। जैसे मैं सब्जी मार्केट हो, उसका अलग क्षेत्र है, गोल्ड का है जो अलग क्षेत्र है, अनाज वाला है जो अलग क्षेत्र है, वस्त्र वाला है जो अलग क्षेत्र है। यानी जाएंगे मार्केट में तो उसका अलग अलग सबको एक क्षेत्र दे दिया जाएगा, उसी क्षेत्र में वो सब सेलिंग होगा, क्रय विक्रय होता रहेगा। सेकेंड है वस्तु का एक मूल्य हो। अब ऐसा नहीं कि एक बाजार में 10 विक्रेता है और एक ही वस्तु के 10 प्रकार से उसका मूल्य बता रहे हैं,
यानी एक विक्रेता एक ही वस्तु का मूल्य 100 रुपया, दूसरा 110, तो कोई 90, तो कोई 80 ऐसे बता रहा है। वो बाजार की विशेषताएं नहीं होगी। बाजार की विशेषताएं के मतलब होता है कि विक्रेता हो या फिर क्रेता हो, उस बाजार से संतुष्ट होके आए। तो वस्तु का एक मूल्य का मतलब है कि कोई भी वस्तु लेते हैं, उस वस्तु के 50, 100, 10, 20 जितना भी विक्रेता हो, उतने दुकान में हम लोग जाकर उस वस्तु का मूल्य पूछे, एक ही रेट बताएंगे लोग। 100 रुपया है तो 10 अगर विक्रेता है तो 10 100 रुपया बताएंगे लोग, उसको बोलते हैं वस्तु का एक मूल्य। तीसरा है एक वस्तु में देखा जाता है कई हम लोग जाएंगे, एक ही प्रकार के वस्तु, यानी एक वस्तु मांगेंगे ना, तब तक दुकानदार 4-5 वस्तु रख देगा। ये इतना का है, ये इतना का है, ये इतना का है, इसमें इतना कम है वजन, इसमें इतना ज्यादा है वजन। उस प्रकार की वो अच्छी बाजार नहीं है। अच्छे बाजार के मतलब होता है एक वस्तु, यानी जितने विक्रेता के पास जाएंगे एक ही क्वालिटी की वस्तु मिलेगी, यानी सेम क्वालिटी की। 10 विक्रेता हैं, 10 विक्रेता के पास सेम क्वालिटी की वस्तु मिलेगी, सेम रेट मिलेगा, वस्तु का सेम वजन मिलेगा। वो होती है बाजार की विशेषता। 4 नंबर है क्रेता और विक्रेताओं की उपस्थिति, यानी अच्छी बाजार वो होती है जहां पर क्रेता और विक्रेता की उपस्थिति हमेशा रहे, यानी हमेशा मौजूद रहे, उसको बोलते हैं अच्छी बाजार की विशेषता है। जिस बाजार में क्रेता और विक्रेता रहे ही नहीं तो उसका बाजार नाम देना ही गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल्य तथा मांग में क्या संबंध है, यानी मूल्य तथा मांग में क्या संबंध है। इस दोनों में जो संबंध होता है बिल्कुल विपरीत संबंध होता है। इसका आंसर छोटा सा में लिखा है, मूल्य तथा मांग में विपरीत संबंध होता है। विपरीत मीन्स उल्टा होता है। अब देखिए मूल्य तथा मांग में विपरीत संबंध का मतलब क्या होता है। मूल्य बढ़ेगा, मांग घटेगा, ये विपरीत चल रहा है, यानी ये बढ़ेगा तो मांग घटेगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, यानी ये माइनस में जाएगा तो ये प्लस में जाएगा, और ये प्लस में हो गया वैसे ही माइनस में हो जाएगा। तो ये दोनों एक दूसरे के विपरीत चलता है, इसीलिए इसको बोला जाता है विपरीत बोला गया है, क्योंकि एक दूसरे के उल्टा चलता है। ये मूल्य बढ़ेगा तो वस्तु का मांग घटेगा, अब मूल्य अगर कम होता है तो वस्तु का मांग बढ़ता है। कहने मतलब वस्तु का रेट कम होगा तो उसका सेलिंग ज्यादा होगा, अब वस्तु का रेट हाई होगा तो उसका सेलिंग कम होगा। तो मूल्य तथा मांग में विपरीत संबंध होता है, क्योंकि इसको अपने से आप बढ़ा चढ़ा कर लिख सकते हैं, क्योंकि वस्तु का रेट बढ़ने पर उसकी मांग कम हो जाती है, अब वस्तु के रेट कम होने पर उसकी मांग ज्यादा हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, मूल्य तथा मांग में क्या संबंध है। ये क्वेश्चन आप लोग 2019 में पूछा गया है। 6 नंबर क्वेश्चन है अर्थव्यवस्था की कोई दो समस्याएं लिखिए। अर्थव्यवस्था की कोई दो समस्या। अर्थव्यवस्था की समस्या बहुत है लेकिन दो पूछा गया है, दो ही बताया जाएगा। फर्स्ट नंबर है किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है कि किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए। संस्था डालने के लिए सोच लिया लेकिन संस्था में किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए ये भी एक समस्या है। 2 नंबर समस्या है उत्पादन किस प्रकार किया जाए, यानी जो हम वस्तु का उत्पादन करने के, जो वस्तु को बनाने के बारे में हम सोच लिए, उत्पादन करने के बारे में सोच लिए, तो फिर उसको किस प्रकार से उत्पादन करेंगे, ये भी समस्या हो सकती है। और भी समस्या हो सकती है उत्पादन कहाँ किया जाए, उत्पादन किसके लिए किया जाए, ये सब अर्थव्यवस्था की समस्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, श्रेष्ठ मुद्रा के किन्हीं दो गुणों को बताएं। ये क्वेश्चन 2019 में पूछा गया है। श्रेष्ठ मुद्रा के किन्हीं दो गुणों को बताएं, यानी अच्छाइयों को बताना है। श्रेष्ठ मुद्रा, मूल्य माप, इसका एक अच्छाई है। सबसे पहले तो किसी की विशेषताएं कुछ भी पूछा जाए तो ऐसे लिखना है कि इसकी विशेषताएं निम्नलिखित है, जो भी हो ये निम्नलिखित है। 1 नंबर है मूल्य का माप, यानी मुद्रा के द्वारा वस्तु या फिर सेवाओं के मूल्य का माप कर दिया गया है। यानी कोई भी हम लोग वस्तु खरीदते हैं तो वस्तु बड़ी सी मिलती है लेकिन मुद्रा एक छोटे से अमाउंट में उन लोग को हम चुका देते हैं। तो जो मुद्रा है
वस्तु और सेवाओं का मूल्य एक माप कर दिया गया है। सेवाओं का मतलब कि कोई हम लोग के घर पे या फिर हम लोग कहीं पे जाकर श्रमिक के रूप में या फिर किसी भी रूप में काम करते हैं, अपनी सेवा को देते हैं, तो उसके बदले में हम लोग को क्या मिलता है? मुद्रा मिलता है। तो जो मुद्रा मिलता है वो हम लोग का सेवा का माप हो जाता है कि आप जो सेवा दिए हैं इसके बदले में आपको इतना मुद्रा मिलेगा। सेकेंड है सामान्य स्वीकृति। सामान्य स्वीकृति के मतलब होता है कि मुद्रा को हर कोई व्यक्ति स्वीकार करता है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो स्वीकार न करे, इनकार कर दे। तो इसको सामान्य स्वीकृति भी बोला जाता है क्योंकि इसको हर कोई स्वीकार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, संतुलन कीमत किसे कहते हैं? ये क्वेश्चन 2015 में पूछा गया है। संतुलन कीमत किसे कहते हैं? जिस कीमत पर क्रेता वस्तु को खरीदने के लिए तथा विक्रेता वस्तु को बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं उसे ही संतुलन कीमत कहा जाता है। यानी जिस कीमत पर क्रेता वस्तु को खरीदने के लिए तथा विक्रेता वस्तु को बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं उसी ही संतुलन कीमत या फिर साम्य कीमत कहते हैं। संतुलन कीमत का एक और नाम है साम्य। यानी संतुलन कीमत पूछे या फिर साम्य कीमत पूछे, डिफिनीशन यही होगा। कहने मतलब है कि संतुलन या साम्य, यानी कोई दुकानदार है, उससे एक वस्तु हम खरीदने गए, वो 100 रुपया में दे रहा है, लेकिन हम लोग उसको बोल रहे हैं कि 60 रुपये में दे दीजिए। वो बोला नहीं, वो बोला कि 80 में देंगे, हम लोग बोले कि 70 में दे दीजिए। तो हम लोग 70 में लेने के लिए एग्री हो गए, वो भी 70 में देने के लिए एग्री हो गए। तो जो संतुलन कीमत उस वस्तु का होगा वो 70 रुपया हो गया। यानी विक्रेता बेचने के लिए भी सहमत है और क्रेता खरीदने के लिए भी सहमत है, तो उस वस्तु का जो संतुलन कीमत हुआ वो 70 रुपया हुआ। यानी क्रेता और विक्रेता जिस रेट पर वस्तु खरीदने और बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं उसे ही संतुलन कीमत बोला जाता है। आज के लिए इतना ही।